स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। देश का पहला चुनाव आखिर कैसे हुआ था, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, देश का पहला चुनाव जो ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, हाल ही में बनी हुई उस समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। वो चुनाव जिसमें 68 फेजेज़ में 68 फेजेज़ में जो वोटिंग थी वो हुई। 53 पार्टीज़ यहाँ पे मौजूद थी जो चुनाव लड़ रही थी आपस में। और इसी के साथ में आपको ये बताएंगे आज इस एपिसोड में कि कैसे आखिर इस चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया गया। लोगों के लिए भी ये प्रक्रिया जो थी ये पहली बार उनके सामने आ रही थी, तो उनका रिएक्शन कैसा था, तो क्या क्या चैलेंजेस सामने आए ECI के। इसी के साथ में चुनावी प्रचार जो था, जो राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार किया अपना, कैसे उसमें जानवरों का यूज़ किया गया, तो ये भी आपको आज यहाँ पे पता चलने वाला है। और इसी के साथ पता चलेगा कि कैसे कैंपेनिंग हुई, कैसे जो पार्टी के सिंबल्स होते हैं, जो चुनाव चिन्ह होते हैं, इनको बनाया गया, और आखिर कैसे ये जो भारत का सबसे पहला चुनाव था, सबसे पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में जो हुआ था, इस बीच में इन 4 महीनों में आखिर उसको किया कैसे गया था। तो आज ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। UPSC के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है ही ये एपिसोड, साथ ही साथ में आपके लिए, भारत के आप नागरिक हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे भारत का, हमारे देश का पहला चुनाव आखिर हुआ कैसे था। तो आज सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरीज हो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 2.5 साल के बाद ही करीबन ये 25 जनवरी 1950 की बात है, जब यहाँ पे चुनाव आयोग का भारत में गठन होता है, चुनाव आयोग को बनाया जाता है। उसी साल 2 महीने के बाद मार्च का महीना था जब चुनाव आयोग के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं सुकुमार सेन। सुकुमार सेन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सुकुमार सेन जो थे इंडियन सिविल सर्वेंट थे। लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी अपनी, और उसके साथ ही वहाँ पे उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था मैथमेटिक्स में। ठीक इसके बाद जब भारत आए तो यहाँ पे 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था। बाद में सर्व करते हुए आगे जाके बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बने। उसके बाद डेपुटेशन पे उन्हें भेजा गया था जब वो बने भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। ECI का एक तरह से स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह तैयार हो चुका था। अगले ही साल 1951 में पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो था उसे पास किया गया। और इसे पास करते हुए जब ये पास हो रहा था पार्लियामेंट में, सदन में, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये एक्सप्रेस किया था अपनी होप्स को। ये उन्होंने कहा था कि उम्मीद है हमें कि हम जो चुनाव है उसको आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, यानी कि ये जो बसंत के महीने आएंगे, मई से पहले तक हम इसी साल में चुनाव भारत में करा लेंगे। लेकिन यहाँ पे देश अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। ये ना प्रधानमंत्री नेहरू जानते थे और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानती थी कि अभी इतनी जल्दी चुनाव कराना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये प्रक्रिया पूरी तरह से नई होने वाली थी और इसी के साथ कई सारे चैलेंजेस भी उनका वेट कर रहे थे। अब ये कैसे हुआ, देखिए, यहाँ से प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि मई 1951 से पहले हम यहाँ पे चुनाव करा लेंगे भारत के अंदर। लेकिन इस समय देश के अंदर 1951 में ये जो लोग थे, बताया जाता है कि जो जनता थी उस समय पे, उनको पहली बार जब ये पता चला कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, एक ऐसी प्रक्रिया सामने आने वाली है जब हम अपनी सरकार चुन सकते हैं, तो उन्हें शौक लगा था। वो एक तरह से उन्हें एक अधिकार जो मिला था उस पर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी थे, खुश भी थे। साथ ही साथ में उनके लिए नई चीज़ थी, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया पहले कभी देश में हुई नहीं थी। अब उन्हें ये पता था कि हम मिलकर अपनी सरकार चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था जो सरकार के लिए, जो इलेक्शन कमीशन के लिए, वो ये था कि इस वक्त देश की जो आबादी थी ना, उस समय 85%, करीबन बताया जाता है कि लगभग 85% लोग थे जो कि इलिटरेट थे, यानी कि ना वो पढ़ना जानते थे, ना लिखना जानते थे, और या फिर बहुत कम पढ़ना लिखना जानते थे। तो इस तरह का यहाँ पे जो इलिटरेसी रेट था वो था 85% लोग। करीबन ये जो पॉपुलेशन थी टोटल बताया जाता है 40 करोड़ करीबन पॉपुलेशन थी, उसमें से 15% ही सिर्फ ऐसे थे जो कि लिखना पढ़ना जानते थे किसी एक भाषा में। तो यहाँ एक बड़ा चैलेंज ये साबित होने वाला था इलेक्शन कमीशन के लिए भी, साथ ही साथ में राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, कि आखिर कैंपेन तो करना है, लेकिन कैंपेन किया कैसे जाएगा। ये पहली प्रक्रिया होने वाली है, तो इलेक्शन कैसे होंगे, कैसे वोट डालना है, किसे वोट डालना है, उसे लोग पहचानेंगे कैसे, अपने कैंडिडेट को, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कैसे उस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था सामने। जब भारत में पहली बार चुनाव होने वाले थे, इस समय पे दुनिया भर में भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। आप ये देखिए कि एशिया में ही फ्रांस जो था, फ्रांस फोर्सेज जो थी वो वियत मिन से उनका संघर्ष चल रहा था, वो उनसे लड़ रहे थे लगातार। UN फोर्सेज जो थी वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो आक्रमण हो रहा था उसको झेल रहे थे, उन्हें नाकाम कर रहे थे। ये चीज़ें चलती हैं। साथ ही साथ आप देखो कि अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी, उन्होंने केप कलरेट्स को, जो कि जो लास्ट नॉन वाइट ग्रुप था, उनको यहाँ से मताधिकार से वंचित कर दिया था।
ये भी चीज़ें चल रही थी। और इसी के साथ में अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने, यूएस ने पहली बार अपना एक टेस्ट किया था, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब की उसने टेस्टिंग की थी पहली बार इसी साल के अंदर। साथ ही साथ इसी साल के अंदर दुनिया भर ने 3 ऐसे पॉलिटिकल असैसिनेशंस देखे थे जो कि बहुत बड़े लीडर्स के थे। यहाँ पे जो किंग ऑफ जॉर्डन थे उनका असैसिनेशन हुआ पहले, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान थे उनका असैसिनेशन होता है, इसके साथ ही बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान का भी यहाँ पे असैसिनेशन हो चुका था। तो 3 ऐसे बड़े पॉलिटिकल असैसिनेशन भी देखे। और सबसे दिलचस्प चीज़ यहाँ पे ये थी कि जिस साल में भारत के पहले, आज़ाद भारत के जो पहले चुनाव होने वाले थे, यहाँ पे जनरल इलेक्शंस होने वाले थे, इसी समय पर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भी चुनाव थे। दोस्तों, सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए यहाँ पे कि स्टडी IQ यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज़ आपके लिए लेकर आया है, और आपके लिए, आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, अगर आप यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ स्टडी IQ के पास अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में पहली बार कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का, रिसर्च का एक कोर्स भी स्टडी IQ आपके लेकर आया है, जो कि जहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलती है, और इसके साथ ही आप अपने जो करियर है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट यहाँ पे देते हैं, एक बड़ा स्टेप उसमें लेते हैं। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे। अपना कोड लगाइए किसी भी कोर्स को लेने के लिए, VJ Live, और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं आप। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने काम पर लग चुकी थी। 51 से लेकर 52 तक ये जो समय था, इसमें 4 महीने चुने गए थे, अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में, जिसमें 489 सीट्स पर भारत के अंदर चुनाव होने थे। लोकसभा सीट्स 489, ठीक है। लेकिन इसी समय पे जो ऑफिसर्स थे इंडिया के अंदर, उनमें से कोई भी ऐसे ऑफिसर नहीं थे जिन्होंने पहले ऐसी प्रक्रिया से वो गुजरे हों। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। और सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए भी होने वाला था क्योंकि जो 21 साल की उम्र से ऊपर के, या 21 साल की उम्र के जो लोग थे, जो आबादी थी भारत की, वो थी 17.6 करोड़, और उसमें से भी करीबन सिर्फ 15% ऐसे थे जो कि एक भाषा में लिखना पढ़ना जानते, यानी 85% ऐसे थे जो कि इलिटरेट थे, जिनको लिखना पढ़ना जो नहीं जानते थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला था। अब यहाँ पे चैलेंजेस ये भी थे कि कैसे इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑफिसर्स के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, कैसे इन तक पहुँचा जाएगा, उनके नाम रजिस्टर करने, इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं, उनको उनका पूरा रजिस्ट्रेशन जो वोटर्स का होता है वो पूरी प्रक्रिया करनी है यहाँ पे। और ये सिर्फ एक पहला स्टेप था। इसके अलावा ये भी चीज़ें थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे दर्शाया जाएगा, उनके लिए क्या किया जाए, उनका जो बैलेट बॉक्सेस होंगे, तो बैलेट बॉक्सेस को, बैलेट पेपर्स को, उनको कैसे यहाँ पे लाया जाए, किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी बनाई जाए। तो इसके लिए काफ़ी सारा, जो एक तरह से कहा जाएगा थिंक टैंक जिसे कहते हैं, कि लोगों ने सोचा, इसके लिए काफ़ी सारी गहन डिस्कशंस चले ECI के अंदर। उसके बाद सुकुमार सेन, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पहले, उन्होंने एक आइडिया निकाला। उनके पास ये आइडिया आया था सामने कि उन्होंने कहा कि अगर ये जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर नेता, या हम चुनावी जो बैलेट बॉक्सेज हैं उन पर किसी नेता का नाम अगर लिख देते हैं, या मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख देते हैं, तो वो इतना याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 53 पार्टीज़ 55 पार्टीज़ करीबन होने वाली थी, तो उनको इतना याद नहीं रहेगा। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि चुनाव चिन्ह जो हैं वो यहाँ पे सामने बनाए जाएंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पार्टी सिंबल्स हैं उनको छापने का यहाँ फैसला लिया जाता है। अब इसके बाद ये जो पार्टी सिंबल्स होने वाले थे वो उन पार्टीज़ के होने वाले थे जिनके जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव में खड़े होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह थे उनको भी एक तरह से ऐसे लिया गया था जो कि आम जनता से काफ़ी जुड़ाव महसूस कर सकें। आपको बता दें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का उस समय चुनाव चिन्ह हुआ करता था, 2 बैलों का एक पेयर होता था, 2 बैल थे उसमें और उनका एक पेयर था। तो 2 बैलों की जोड़ी जो थी वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो थी उनका चुनाव चिन्ह था, एक झोपड़ी उन्होंने बनाई थी उसमें, ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने हाथी उनका चुनाव चिन्ह था, ये रखा था अपना चुनाव चिन्ह। साथ ही साथ में भारतीय जनसंघ, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, जो आगे जाके भाजपा भारतीय जनता पार्टी भी बनी है, इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह उस समय बनाया था दिया। तो एक लैम्प था, उसको कहा जाता था कि एक दीपक है जो रोशनी फैला रहा है, इस तरह का चुनाव चिन्ह था। और एक और दिलचस्प चीज़ आपको बता दी जाए कि आज के टाइम आप देखते हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल है, वो है हाथ का पंजा। लेकिन चुनाव चिन्ह उस समय हाथ का पंजा हुआ करता था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रूइका ग्रुप का। तो ये उस समय उनका चुनाव चिन्ह था हाथ का पंजा। ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसी के साथ क्या था कि चुनाव चिन्ह का डिसाइड हो गया कि भाई ये चुनाव चिन्ह जो हैं वो बैलेट बॉक्सेस पर लगेंगे, उसके बाद में लोग जो हैं वो अपने वोट देने आएंगे। ECI ने एक और जो इनोवेशन किया था वो यही था कि बैलेट बॉक्सेस जो थे वो एक नहीं होगा किसी भी पोलिंग बूथ पर, मल्टीपल बैलेट बॉक्सेस होंगे। उससे क्या होगा कि हर अलग अलग बॉक्स पर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो इसके अकॉर्डिंग लोग जो हैं उस पार्टी को जाके इजीली वोट कर सकते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह उन्होंने पूरे इस इलेक्शन कैंपेन में देखा है, जो उनको याद रह पाया है।
तो मल्टीपल बैलेट बॉक्सेस बनाए गए, ठीक है, इन्हें अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर मार्क किया गया, वहाँ पे जाके रखा गया। और जो बैलेट पेपर था, उस समय जो 1 रुपये का नोट चलता था उसके साइज़ का वो पूरा बैलेट पेपर जो था उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी के साथ फर्जीवाड़ा ना हो इसको रोकने के लिए क्या किया गया, जैसे कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमेशा जब भी भारत किसी नई प्रक्रिया में लगता है या कोई मुश्किल भारत के सामने आके खड़ी होती है तो हमेशा वो आगे आके हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसी तरह की एक चीज़ की थी उस समय पे भारत के साइंटिस्ट ने कि एक ऐसी स्याही, एक ऐसी इंक बनाई गई थी भारतीय साइंटिस्ट के द्वारा। वो ये ऐसी इंक थी जिसका अगर मार्क लगा दिया जाए किसी की उंगली पर, जो आज के टाइम जो हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी उंगलियों पर जो निशान होते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा ये जो इंक थी उसको बनाया गया कि उसका निशान जो है वो 1 सप्ताह तक मिटता नहीं था। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो स्याही थी इसकी करीबन 3,89,816 ऐसी शीशियाँ बनाई गई थी इस चुनाव को कराने के लिए, भारत के पहले चुनाव को कराने के लिए। तो ये सब यहाँ पे बना ली जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, पार्टियों की मीटिंग शुरू हो चुकी थी क्योंकि अब चुनाव आने वाला था, पार्टियों की मीटिंग यहाँ शुरू होती है। इसी बीच में दिल्ली के अंदर 21 सितंबर 1951 को भारतीय जनसंघ की मीटिंग होती है। भारतीय जनसंघ जो कि आगे जाके भाजपा बीजेपी भी बनी। इस मीटिंग की शुरुआत जो होती है उसमें पहले वेदों का उच्चारण होता है, उसके बाद वंदे मातरम वहाँ पे गाया जाता है। साथ ही साथ पार्टी के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाकी लीडर्स के साथ में बैठे हुए थे वहाँ पे मंच पे, और पीछे उनके एक वाइट कलर का पोस्टर था जिसपे कृष्ण जी की तस्वीर थी, भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन को कुछ समझा रहे थे। तो इस तरह की एक तस्वीर थी। इसी के साथ शिवाजी महाराज की एक तस्वीर थी और साथ ही साथ में पार्टी का सिंबल जो कि दीपक, एक दिया जो पार्टी का सिंबल था वो यहाँ पे बना हुआ था। पंडाल में जो एक बैनर लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था संघ शक्ति कलियुगे। तो ये चीज़ यहाँ पे एक स्लोगन यहाँ पे उस समय पे लिखा हुआ था। भारत के कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि हिंदू जो रिलीजन है, जो हिंदू धर्म है, उसके जो समुदाय हैं उनके लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी। 2 और ऐसी पार्टियां थी जो कि हिंदू पार्टी जिन्हें कहा जाता था, एक तो थी हिंदू महासभा और दूसरी थी राम राज्य परिषद। ये दोनों के बारे में बताया जाता है कि रिलीजियस मायनों से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही हिंदुओं के लिए, जनसंघ से ज़्यादा इन दोनों का हिंदू समुदाय के लिए झुकाव था यहाँ पे। इस चुनाव में कई और बड़े बड़े नेता भी थे, कई और बड़ी पार्टियाँ भी थी। नेताओं की अगर बात करें तो नेहरू जी यहाँ पे थे, जवाहरलाल नेहरू, SP मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण जी और भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे बड़े बड़े नेता इस पहले चुनाव में भारत के थे। ECI के सामने एक और बड़ा चैलेंज अब यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसको माना गया था उसको ECI ने अच्छे सॉल्व भी कर लिया था। ये था कि प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, कैसे देश भर में उन लोगों को नामजद किया, उनके नाम रजिस्टर किए जाएं जो वोट देने के अधिकार जिनके पास है, जो एक तरह से वोट देना, जो वोट दे सकते हैं। तो इलेक्टोरल रोल्स आखिर कैसे बनाया जाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 16,500 नए क्लर्क्स को रिक्रूट किया। नए लोगों को यहाँ रिक्रूट किया जाता है 6 महीनों के लिए, जिससे कि वो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर कर सकें। इसी के साथ दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी इसी काम में आई। कैसे आई कि दिक्कत ये थी कि जब ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन के भारत के अलग अलग गाँवों में गए, जब वो गाँवों में गए, वहाँ पे जाके महिलाओं से मिले, लोगों से मिले, तो बताया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं थीं उन्होंने अपने नाम, अपनी आइडेंटिटी बताने से मना कर दिया। क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्टोरल डेटा था इसको कलेक्ट करने रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, नाम, उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, ये बाकी इस तरह की चीज़ें उनको पता करनी होती थी। लेकिन सभी महिलाओं ने यहाँ पे अपनी किसी स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को यहाँ पे अपने बारे में बताने से उनको मना कर दिया था। तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्शन कमीशन के बात ही नहीं कर रही थी। यहाँ पे क्या था कि वो महिलाएं कहती थी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करती थी कि वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी, बहन है, माँ है, या किसी की विडो है एक तरह से। तो इस तरह से वो खुद को यहाँ पे संबोधित करती थी, बताती थी। लेकिन चुनाव अधिकारियों को उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था। जब ये पूरा डेटा इलेक्टोरल रोल्स का पहुँचा था इलेक्शन कमीशन के पास, तो बताया जाता है कि उस समय उस पहले चुनाव में 28 लाख ऐसे नाम थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे उसको हटाना पड़ा था। क्यों हटाना पड़ा था? क्योंकि उनके जो वो स्वयं की आइडेंटिटी जो थी वो उसको उन्होंने खुद को पहचाना ही नहीं था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताने से ही मना कर दिया। तो ऐसे 28 लाख नाम यहाँ पे शामिल थे। इसके बाद इसी बीच में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शुरू की। डॉक्यूमेंट्रीज़ जो थी उनको 3000 सिनेमा घरों पे चलाया गया, वहाँ पे उनको लोगों को बताया गया। अवेयरनेस एक तरह से बस ये फैलाना था। एक पहला अवेयरनेस पॉइंट ये था कि आप वोट दे सकते हैं, अब ये आपका अधिकार है, आपकी सरकार आप चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट था यहाँ पे कि 21 साल या 21 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे वोट दे सकते हैं। तो उनमें अवेयरनेस फैलाना कि आप आइए और इस तारीख को जब मतदान होगा तब आपको आके अपनी सरकार चुननी है, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। ठीक है,
पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसे शुरू हुई कि आप देखिए पॉलिटिकल कैंपेन ये भी एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आया, एक चुनौती थी ये, क्योंकि कुछ लीडर जो थे बड़े, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, एसपी मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण, ये लोग इन्होंने रैलियां की, इन्होंने सभाएं की कई अलग अलग। कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की, लेकिन पूरे भारत में कैंपेनिंग कैसे की जाए, तो कई जगह अलग अलग नज़ारे देखने को भी मिले। इसी दौरान कोलकाता का एक नज़ारा सामने आता है, जब कोलकाता के अंदर बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जो गाय होती हैं, गायों के ऊपर लिख दिया गया था वोट फॉर कांग्रेस। बंगाली में, बंगाली भाषा में गायों के ऊपर लिखा था वोट फॉर कांग्रेस। चुनाव तो आप ये देखिए कि जानवरों को भी यूज़ किया गया था पहले चुनाव में भारत के, तो उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। अब ये जो भारत का पहला चुनाव था 68 फेजेज़ में होना था, ये बात सामने थी, साफ थी। 2,24,000 पोलिंग बूथ जो थे वो इसके लिए बना लिए गए थे। 20 लाख स्टील के जो बॉक्सेस थे ना, स्टील के बैलेट बॉक्सेस बनाए गए थे। आप ये देखिएगा कि बुलेट प्रूफ बैलेट बॉक्सेस बनाए थे जिससे कि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। 20 लाख ऐसे स्टील बैलेट बॉक्सेस बनाए गए जिसके लिए 8,200 टन स्टील लगी थी यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे सामने आती है। 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो कि पूरा सुपरवाइज करेंगे इस इलेक्शन को, पहले इलेक्शन को भारत के, उनका साथ देने के लिए उनके जो हेल्पर होंगे, करीबन 2,80,000 ऐसे लोगों को यहाँ पे रिक्रूट किया गया, उनको रखा गया था। और इसी के साथ जो पुलिसमैन थे, जो हमारे पुलिसकर्मी थे, करीबन 2,24,000 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनको उन पोलिंग स्टेशंस को, पूरी चुनावी प्रक्रिया को अच्छे से कराने के लिए यहाँ पे ड्यूटी पर रखा जाता है, ठीक। तो बेसिकली कि गार्ड कर सकें वोटिंग को, अच्छे से वोटिंग एक निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो इस बीच में इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा चैलेंजेस ये भी थे कि ये जो 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे जो सुपरवाइज करेंगे पूरे चुनाव को, वो ऑनेस्ट होने चाहिए। आप ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कितना बड़ा काम था ये, जो देश का पहला चुनाव था उसे कराना। लेकिन अब जो तैयारियां थी बेसिकली वो पूरी हो चुकी थी और अब महीना आ चुका था अक्टूबर का, अक्टूबर 1951 आता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैसे स्टेट वाइज भी बहुत अच्छा काम किया गया सरकारों के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे खास ख्याल रखा गया। क्या था कि सर्दियाँ क्योंकि आ चुकी थी और सर्दियाँ आने की वजह से जो बर्फ़बारी थी उसके चलते रास्ते बंद हो सकते थे। हिमाचल प्रदेश के अंदर कई ऐसी जगह हो जाती हैं जो कि दुनिया भर से कट हो जाती हैं कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे चुनाव हो ही नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या किया गया यहाँ पे कि सबसे पहले चुनाव हिमाचल प्रदेश में किया गया, कराया जाता है हिमाचल प्रदेश में चुनाव। 25 अक्टूबर 1951 का वो दिन था, 23 और 25 अक्टूबर की बात है ये। और उन दिनों में हिमाचल प्रदेश की जो चीनी तहसील थी, चीनी तहसील जो आज के समय पे किन्नौर में आता है, तो किन्नौर जिला में जो आती है तहसील, तो यहाँ पे सबसे पहले चुनाव कराए जाते हैं। और जो देश के आज़ाद भारत के पहले लोकसभा चुनावों में वोट डालने वाले जो पहले भारतीय हैं, एक तरह से वो उसी जगह से आते हैं। तो यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं चीनी तहसील में। और उस चीनी तहसील में भी जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि भारत के पहले वोटर बने, उनका नाम था श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी जो थे ये एक तरह से टीचर थे, कालपा हिमाचल प्रदेश में टीचर थे और उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी। वो खुद बताते हैं कि वो कालपा प्राइमरी स्कूल में थे इलेक्शन ड्यूटी में। उसके बाद जब ये चुनाव होना था यहाँ पे पहली बार, तो वो सुबह 7 बजे करीबन पोलिंग बूथ पर अपने उसी स्कूल में पहुँच चुके थे जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने सीधे जाके पहले अपना वोट डाला। उसके बाद जब उन्होंने वोट डाला तब उन्हें बताया गया कि आप देश के आज़ाद भारत के पहले भारतीय हैं जिन्होंने वोट डाला इस पूरी प्रक्रिया में। तो यहाँ पे इसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व भी इससे महसूस हुआ था। और इसी के साथ जब हिमाचल में चुनाव हो चुके थे, उसके बाद जनवरी और फरवरी 1952 में 1952, क्योंकि कुछ ही महीनों में 4 महीने का पूरा प्रोसेस रखा गया था, उसके बाद जनवरी फरवरी 1952 में पूरे भारतवर्ष ने, यहाँ पे पूरे भारत देश ने एक तरह से अपने जो वोटिंग थी वो यहाँ पे की। इस दौरान इलेक्शन के कुछ ऐसे किस्से सामने आए थे उस वोटिंग के दौरान के, जिसने ये जो प्रक्रिया थी भारत की, इसकी गरिमा में 4 चांद लगा दिए थे। आप ये देखिए कि कैसे लोगों ने पहले इलेक्शन में अपना एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की समझते हुए सामने लोग आए थे। बताया जाता है कि हिमाचल में ही एक यंग लड़की अपनी बूढ़ी बीमार माँ जो कि कमज़ोर थी उस समय पे, उनको लेके बहुत लंबे समय तक चलती रहीं। करीबन बताया जाता है 1 दिन तक वो चल के अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। यहाँ पे अपनी माँ को उन्होंने सहारा दिया कंधे पर उठा के। उसके बाद 1 दिन उनको लगा पहुंचने पोलिंग बूथ, उसके बाद पहुंचती हैं तब जाके उन्होंने यहाँ पे वोट दिया, क्योंकि वो जानती थी कि एक कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें इस बार मिली है, पहली बार ये जब जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। इसी के साथ उड़ीसा के अंदर जो वन ज़िले थे, मतलब जो जंगलों, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे बताते हैं कि भारी मतदान हुआ था। और कुछ सीन तो ऐसे थे, आलम ये था कि वहाँ पे कई आदिवासी ऐसे थे जो कि तीर कमान और धनुष लेकर पोलिंग बूथ पर आए थे अपना वोट देने के लिए। एक बूथ था जो कि जंगल के अंदर था, जंगल के अंदर एक बूथ बनाया गया था, वहाँ पे 70% वोटिंग को रिकॉर्ड किया गया था। तो इस तरह के नज़ारे सामने आए उस वोटिंग में, भारत की पहली वोटिंग में। ये जो पूरी वोटिंग प्रक्रिया थी ये ख़त्म होती है फरवरी के लास्ट वीक तक।
फरवरी के आखिरी वीक तक आके ख़त्म होती है और वोट को काउंट किया गया तो सामने आता है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो कंफर्टेबली इस चुनाव को जीत चुकी है। कांग्रेस को 489 में से 364 वोट यहाँ पे मिले थे और उसके बाद प्रधानमंत्री ये जो बनते हैं भारत के वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। हर चुनाव में आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके बारे में सभी ने सोचा होता है कि अगर चुनाव हो रहा है तो इन लीडर का इनका जीतना यहाँ से तय है, ये तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इस चुनाव में ही, भारत के पहले चुनाव में भी ऐसे एक लीडर थे जिनके बारे में सभी को लग रहा था कि इनका हारना तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी हार नहीं सकते। लेकिन ऐसे एक लीडर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है। वो सबसे बड़ा नाम थे भारत के पहले चुनाव में जिन्हें डिफीट मिली थी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो अपनी एक रिजर्व सीट नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे से यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन उस चुनाव में वो हार चुके थे, भारत के पहले चुनाव में। तो ये नाम था बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का, जो कि जिसने एक तरह से सन्न कर दिया था, जो कि शौक लगा था सभी को कि ये आखिर कैसे हार सकते हैं। तो ये भारत का पहला चुनाव था। आपको बता दें कि हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट कहाँ से आया था इस चुनाव में। कोट्टायम, केरला जो है, कोट्टायम जो जगह है वहाँ पे 80.5% जो था वो हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट यहाँ से निकला था। और सबसे कम जो वोटिंग टर्नआउट था जो वो था 18%, सिर्फ 18% वोटिंग हुई थी शहडोल मध्य प्रदेश से। तो ये सारी एक तरह से पूरी ओवरऑल कंट्री का अगर देखा जाए, पूरी कंट्री में हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी होने के बावजूद, जब 85% लोग ऐसे थे जो कि इलिटरेट थे, जो लिखना पढ़ना ढंग से नहीं जानते, तो उनके लिए ये पहली प्रक्रिया हो रही थी जब वो किसी ऐसी प्रक्रिया में पार्ट ले रहे थे जब उनका एक अधिकार था उनके पास अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। तब उस समय पे आप देखिए कि 60% वोटिंग हुई थी वहाँ पे। 60% रजिस्टर्ड ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने जाके वोट दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये था भारत का पहला चुनाव कि कितने सारे चैलेंजेस उसमें आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, राजनीतिक पार्टियों के सामने। लोगों ने कैसे अपने खुद के चैलेंजेस लेकर जाके लोग पोलिंग बूथ पर गए और अपना वोट दिया है। तो इससे हमें भी आज बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए और हर इलेक्शन के समय पर हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर भारत में पहले चुनाव कैसे हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, कैसे भारत में पहली बार चुनाव हुए थे। इससे रिलेटेड एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं जो आपको याद भी अपने आगे तक के लिए रखनी चाहिए। हमेशा इसको याद रखिएगा। श्याम शरण नेगी जो कि भारत के पहले वोटर थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किसी विशेष पार्टी को वोट मत दो, एक ईमानदार और सक्रिय कैंडिडेट को चुनो। और ये जो लाइन है दोस्तों, एक लाइन, ये बहुत बड़ा इसका महत्व है और बहुत ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप किसी भी एक विशेष पार्टी को देखकर यहाँ पे वोट मत दीजिए कभी भी किसी चुनाव में भारत के। हमेशा आपकी असेंबली में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनकी ईमानदारी, उनकी सक्रियता को देखते हुए आपको वोट देना चाहिए। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ये आज का मेरा एपिसोड था। उम्मीद है आपको एपिसोड ये पूरा पसंद आया होगा। कैसा लगा है ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है और आपके सवाल भी पूछा करिए। आपके सवाल आप पूछेंगे, आपकी जो हमारी टीम है उसको शॉर्टलिस्ट करेगी, उसके बाद आपके आंसर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपको जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर सारी डिटेल्स चेक करनी है यूपीएससी के सारे कोर्सेज़ की, स्टडी IQ के। यकीन मानिए आप अपनी तैयारी को यहाँ पे बहुत मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ में बेस्ट कंटेंट, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में। भूलिएगा मत VJ Live कोड लगाना, क्योंकि यहीं से आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का एपिसोड। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।